हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक एकेडमी पे। मैं नेहा मैम हिंदी का सेकेंड पार्ट लेकर आई हूँ, इसमें वर्णमाला का। इसके पहले मैं वर्णमाला के फर्स्ट पार्ट में स्वर के बारे में बता दी थी और फिर मैं दूसरा पार्ट आपको व्यंजन लेकर आई हूँ, जो आपके ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और आप लोग इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। अगर आप इसकी वीडियो अगर स्किप करते हैं तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी छूट सकता है। और जो पहला पार्ट नहीं देखे उसको देखने के बाद आप वीडियो ये सेकेंड पार्ट जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। फिर देखते हैं कि पहला पार्ट में आपका व्यंजन। आप जानते हैं कि स्वर वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों से मिलकर बना होता है। स्वर पता है कि स्वर किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र होते हैं, जिसका उच्चारण करने में किसी की सहायता नहीं लगती, उसे क्या कहते हैं? स्वर। और स्वरों की कुल संख्या पूछे तो आपका 13 होता है और मूल संख्या पूछे तो आपका 11। लेकिन व्यंजन किसे कहते हैं? पूछ देगा कि व्यंजन किसे कहते हैं, तो जानते रहिएगा जो व्यंजन वह होता है जिसकी उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। जिसकी उच्चारण स्वर की सहायता से हो उसे हम व्यंजन कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं क, बोलेंगे ना क, तो आज के क के साथ अ भी आ रहा है ना, तो उसके साथ स्वर आ रहा है कि नहीं? तो आपका व्यंजन वो होता है जिसके उच्चारण में स्वर आता है। जैसे हम बोलेंगे क या फिर उसका बोलेंगे का, की, तो हमेशा उसके साथ स्वर आता ही रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन। तो व्यंजन जानते रहिएगा जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन। आप भी जानते रहिएगा, मैं पहले ही पार्ट में बता दी थी कि व्यंजनों की अगर पूछते मूल संख्या कितनी होती है, तो इसकी मूल संख्या कितनी होती है? 33। व्यंजनों की मूल संख्या 33 होती है। और कुल संख्या व्यंजनों की पूछते तो आपका 41 होता है। अगर एग्जाम में आपका मूल संख्या पूछे तो आपका 33, अगर कुल संख्या पूछे तो आपका 41। और जानते हैं कि आपका व्यंजन क से लेकर य तक होता है। आप लोग जानते हैं कि अ से लेकर अह तक आपका स्वर होता है और क से लेकर य तक आपका व्यंजन होता है। तो आपको पता है कि जैसे जो क से लेकर आपका क ख ग घ अंग, फिर च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अड़, फिर त थ द ध न, फिर प फ व भ म, क से लेकर म तक जो व्यंजन होते हैं उसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। कुछ देगा स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं या फिर कितने होते हैं? तो क से लेकर म तक को व्यंजन को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। तो आपसे पूछेगा स्पर्श व्यंजन आपका क से म तक होता है। अगर पूछ देगा स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो जानते रहिए इसकी संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन में आपके कितने वर्ड आते हैं? 25 वर्ड। कितने वर्ड? 25। अगर पूछ दे इसके वर्ग कितने होते हैं, तो कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग। स्पर्श व्यंजन के कुल कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग। आपका क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो कुल मिला के अगर स्पर्श व्यंजन का वर्ग पूछे तो 5 वर्ग, संख्या पूछे तो 25। और कहाँ से कहाँ तक होता है? तो क से म तक। फिर देखिए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जानते रहेगा आपका अंतस्थ व्यंजन की संख्या पूछ देगा तो कितनी होती है? 4 होता है। जो इसमें य, र, ल, व, आपके जो अंतस्थ व्यंजन है वो 4 होते हैं। क्या होता है? य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन जानते रहेगा कभी कभी ये स्वर में भी आ जाता है, कभी व्यंजन में भी। और फिर आपका उसमें या संघर्षी व्यंजन। अगर पूछ देगा कि उसमें या संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं या उसकी संख्या कितनी होती है, तो उसकी भी संख्या क्या होती है? 4। आपका आता है स और स और ह। तो पूछ देगा उसमें या संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 4। इसमें आपका स आता है, स, ह, तीनों स। आपका बड़ा वाला स, ये स और ये, मतलब इसको ताला पे स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। जानते रहिएगा संघर्ष व्यंजन मतलब देखिए आप खुद बोलिए स, तो आपका क्या हो रहा है कि संघर्ष मतलब जो आपका स निकल रहा है कुछ संघर्ष मतलब रगड़ाते हुए निकल रहा है, आपका जीव रगड़ाते हुए निकल रहा है, इसे क्या कहते हैं? उसी को ही कहते हैं संघर्षी व्यंजन। मतलब जिससे उच्चारण हो तो संघर्ष के साथ निकले। तो आपकी संघर्षी व्यंजन की संख्या कुल कितनी होती है? 4 ना। कितनी होती है? 4। अभी पूछे उच्छिष्ट या दुगुणी व्यंजन, इसकी भी संख्या आपकी 2 होती है। वर्णमाला में
उच्छिष्ट या द्विगुणी व्यंजन की संख्या कुल कितनी होती है? 2 होती है। आपका ड होता है ढ। जानते रहिएगा जो ये उच्छिष्ट व्यंजन होता है, इसका जो इसका जन्म हुआ है, ये संस्कृत में नहीं आता, ये हिंदी से ही बना हुआ है। जो उच्छिष्ट या द्विगुणी व्यंजन है ये हिंदी का ही है, इसलिए संस्कृत में नहीं आता, या संस्कृत में इसका साक्ष्य नहीं मिला है। फिर इसके बाद देखते हैं संयुक्त व्यंजन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा है कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, तो आपकी संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। अब पूछेगा कौन कौन से है, तो आपका जानते रहिएगा छ होता है, त्र होता है, ज्ञ और श्र। तो आपका जो छ, त्र, ज्ञ और श्र ये आपके 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। पूछेगा अगर संयुक्त है तो किन किन व्यंजनों से मिलकर बना है, तो जानते रहिएगा जो छ होता है क और स, जो क होता है आधा क और मूर्धन्य स से मिलकर बना होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये इस क पे हलंत होता है, आपका क आधा होता है और ये स आपका पूरा होता है। तो पूछ देगा छ से छतरी, तो आपका किस वर्ड से मिलकर बना है? तो क और स। जैसे कि हम बोलते हैं ना शिक्षा, शिक्षा नहीं बोलते, क्योंकि आपका देखिए उसको बोलते हैं शिक्षा, आपके उच्चारण में क आना चाहिए, शुद्ध रूप यही होता है। जैसे शिक्षा, दीक्षा जो बोलेंगे आपका क आना चाहिए, क्योंकि जो छत्री छ होता है वो क और स से मिलकर बना होता है। फिर देखिए त्र, आप खुद बोले त्र, आप बोलेंगे ना त्र, उसमें त और र आ रहा है कि नहीं? त्र तो त और र, तो जानते रहिएगा जो त्र होता है वो आधा त और र से मिलकर बना होता है। फिर देखिए ज्ञ, जो ज्ञ होता है हम लोग तो ज्ञ बोलते हैं, लेकिन उसको शुद्ध रूप में क्या बोलते हैं? ज्ञ। जो ज्ञ होता है उसको हम शुद्ध रूप में क्या बोलते हैं? ज्ञ। तो देखिए जब शुद्ध बोलेंगे तो उसका अर्थ भी आप निकालेंगे। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप उसको शुद्ध बोलना शुद्ध लिखना समझ जाएंगे तो 50% आपका हिंदी आ जाएगा। तो देखिए आपका अगर ज्ञ को आप जैसे बोलते जा रहे हैं, आज तक तो बोलते आ रहे होंगे ज्ञ, लेकिन अगर आज से ज्ञ को ज्ञ बोलेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए जो ज्ञ होता है आपका ज और इ से मिलकर बना होता है, आधा ज और इ। फिर देखिए आपका श्र, अब सोचते होंगे ये श्र कहाँ से आ गया? जैसे हम लोग लिखते हैं श्रीमान या श्री, तो वही वाला आपका श्र है। तो जानते देखिए आप खुद बोल रहे श्र, श्र बोल रहे ना, इसमें आ रहा है ना श और र, तो जो आपका श्र होता है श और र से मिलकर बना होता है। तो इतना आपका देखिए संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। आपका देखा छ, त्र, ज्ञ और श, ये वाला श ले देता है। तो जानते रहिएगा आपके संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ होता है, त्र होता है, ज्ञ होता है और श्र होता है। देखिए छ आपका क स से मिलकर बना होता है, और फिर त्र आधा त और र से मिलकर होता है, और ज्ञ आप अगर ज्ञ बोलेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा, ज और इ, और फिर श्र आपका आधा स और र से। फिर देखते हैं कि जो ऊष्म या संघर्षी व्यंजन होता है, इसका देखिए घोषत्व के आधार पे जो संघर्षी व्यंजन होता है इसको अघोष और अल्प प्राण अघोष और महाप्राण कहते हैं। जो संघर्षी व्यंजन है उसे अघोष और महाप्राण कहते हैं। फिर देखते हैं आगे यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कि प्राणत्व के आधार पे कुछ हमारे अल्प प्राण आते हैं और महाप्राण। आपको जानते हैं कि व्यंजन शुरू होता है क से लेकर ग तक। तो आपका जैसे क, आप क बोल रहे हैं ना कि क, ख, ग, घ, अंग, तो जानते हैं कि प्राणत्व के आधार पे 2 प्राण होते हैं, पहला अल्प प्राण और महाप्राण। लेकिन जानते रहिएगा जो अल्प प्राण होते हैं इसमें हर वर्ग के पहला, तीसरा, 5वां वर्ण आता है। जो अल्प प्राण में हर वर्ग के पहला, तीसरा, 5वां वर्ण आता है, और महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण आता है। जैसे पहला वर्ण आपका क हो गया, ग हो गया, अंग। जैसे क वर्ग में आपका क आता है, फिर ख आता है, ख नहीं होगा क्योंकि ये महाप्राण में है। क, ख, ग, घ, मतलब ग आएगा फिर अंग। ऐसे फिर छ वर्ग में च आएगा, फिर ज आएगा, फिर आपका ई आएगा, 5वां वर्ण, फिर ड आएगा, फिर ठ नहीं आएगा, ड आएगा, फिर अड़ आएगा, फिर त के बाद थ नहीं आएगा, द आएगा, फिर न आएगा। फिर प में जानते हैं पहला वर्ण प, फिर तीसरा ब और फिर 5वां म। अब फिर जानते रहेगा जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व, ये भी आपके क्या होते हैं? अल्प प्राण। अब इन जानते हैं महाप्राण दूसरा, चौथा वर्ण।
लास्ट में घ घ ख घ, फिर छ ज, आपका ये पांचवा मतलब दूसरा चौथा वर्ण, और फिर आपका ये संघर्षी व्यंजन, ये आपके क्या आते हैं, महाप्राण। लेकिन बात आती है कि इसको याद कैसे करेंगे, कि हम जानेंगे कि पहला दूसरा पांचवा अल्प प्राण है, दूसरा चौथा महाप्राण है। देखिए मतलब कि आपका जैसे मान लीजिए हम बता दें कि अल्प प्राण पहला तीसरा पांचवा और महाप्राण दूसरा चौथा पांचवा, लेकिन हम इसको याद कैसे करेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा अल्प प्राण कौन सा महाप्राण। तो देखिए जब तक किसी याद करने का कोई जुगाड़ नहीं मिलेगा ना, तब तक याद नहीं होगा। तो जैसे कि हम कोई चीज कहते हैं कि आपके पास मतलब एक पेन है और किसी के पास दो पेन है, तो जो एक पेन है उसको हिंदी के शुद्ध भाषा में क्या कहते हैं, उसके ऐसे आप लोग कहेंगे थोड़ा सा उसके पास ज्यादा है, लेकिन शुद्ध भाषा में क्या कहेंगे, उसके पास अल्प है और उसके पास अधिक मतलब महान है, मतलब अधिक है। तो जानते रहेगा जैसे कि जो हिंदी का वर्ड होता है एक जो होता है आपका कम होता है और दो क्या होता है, अधिक होता है। तो जानते रहेगा पहला जो होगा वो क्या होगा, अल्प प्राण। और पहला से आपको याद रखिएगा जो विषम संख्या होता है, पहला तीसरा पांचवा क्या आते हैं, अल्प प्राण। कौन से प्राण, अल्प प्राण। और फिर जानते हैं दो आपका एक से बड़ा है मतलब महान है, तो दूसरे चौथे वर्ड आपके क्या आते हैं, महाप्राण। इतना क्लियर हो गया। देखिए कोई चीज का जुगाड़ लगाएंगे ना तो वो चीज क्लियर हो जाएगा, नहीं तो एग्जाम में कंफ्यूज रहेंगे कौन सा अल्प प्राण कौन सा महाप्राण। इतना यहाँ पे क्लियर हो गया कि एक छोटा होता है, कम होता है, अल्प होता है, इसीलिए 1 3 5 क्या होते हैं वर्ड, अल्प प्राण। और दो बड़ा होता है, महान होता है, तो दूसरा चौथा क्या होता है, महाप्राण। अब फिर बात आती है अंतस्थ व्यंजन का, और यहाँ पे संघर्षी व्यंजन। जानते रहिएगा इसको कैसे करेंगे कि ये अल्प प्राण है कि महाप्राण। देखिए आपको जानते हैं यह अलावा क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन में अ है कि नहीं, तो अंतस्थ व्यंजन और फिर अ से क्या हो जाएगा, अल्प प्राण। तो सारे अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, अल्प प्राण। जब एक क्लियर हो गया तो संघर्षी व्यंजन क्या हो जाएगा, महाप्राण। इतना क्लियर हो गया आपका कि कैसे याद करेंगे कौन सा अल्प प्राण है कौन सा महाप्राण। ठीक है, फिर देखते हैं कि आपका घोषत्व के आधार पे। देखिए जो अल्प प्राण महाप्राण समझते हैं कि जिसमें मुंह से अधिक हवा निकले या कम हवा निकले, कम हवा निकलेगा तो अल्प प्राण, अधिक हवा निकलेगा तो महाप्राण। फिर देखिए घोषत्व के आधार पे आपके दो घोष, एक अघोष होता है, एक घोष या सघोष। आपका पूछ देता है एग्जाम में डायरेक्टली पूछ देता है कि जो क होता है अघोष होता है कि सघोष, या फिर कोई भी वर्ड देगा स होता है अघोष होता है कि सघोष। तो ऐसे ही एग्जाम में पूछता है, तो जो एग्जाम में पूछता है उस अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि जो पहला और दूसरा वर्ड होता है वो क्या होता है, अघोष, जिसमें आपका क ख आता है, क वर्ग में, च वर्ग में च छ, ट वर्ग में ट ठ, ट वर्ग में त थ, फिर प वर्ग में प और फ। फिर आपके सारे संघर्षी व्यंजन आपके क्या आते हैं, अघोष। फिर जानते रहिएगा जो घोष या सघोष देते, इसमें तीसरा चौथा पांचवा क वर्ग का ग घ घ, फिर च वर्ग का ज झ झ य, फिर ट वर्ग का ड ढ अड़ा आपका आता है, फिर आपका त वर्ग का जानते हैं तीसरा चौथा पांचवा द ध न, इसमें ब भ म। और सारे अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, आपके क्या होते हैं, घोष होते हैं। अब फिर इसको याद कैसे करेंगे, देखिए जैसे कि आपका पहले अ आता है ना, देखिए अ है और ये घ है या फिर स है, तो आपके वर्णमाला का पहला अक्षर, आपके वर्णमाला का जो पहला अक्षर है वो जानते हैं अ होता है, और जो आपके नंबर का मतलब गिनती का जो गिनती का पहला वर्ड होता है या गिनती होता है वो भी एक होता है। तो जानते रहिएगा जो अ होता है और 1 2 अघोष, मतलब पहला दूसरा वर्ड क्या होते हैं, अघोष, बाकी जो लास्ट का आपका बचेगा तीसरा चौथा पांचवा घोष। इतना क्लियर होगा। ठीक है, जुगाड़ करेंगे तो याद रहेगा कि पहला दूसरा अघोष, आपका अ पहले आता है तो पहला दूसरा अघोष, और बकिया जो बचा 3 4 5 आपका सघोष। अब फिर जानते रहेगा जो संघर्षी व्यंजन होते हैं और अंतस्थ व्यंजन। अब इसका उल्टा हो जाएगा, जो अंतस्थ व्यंजन होता है वो क्या आ रहा है तो क्या हो जाएगा, सघोष, और संघर्षी व्यंजन क्या हो जाएगा, अघोष। ये जानते रहिएगा संघर्षी व्यंजन अघोष और ये अंतस्थ व्यंजन घोष। फिर देखते हैं कि जो
या और व होता है। आपके अंतस्थ व्यंजन, आपको पता है कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, सघोष। और फिर जानते रहिए कि जो या व होता है इसको अर्ध स्वर कहते हैं। अर्ध स्वर मतलब कभी कभी देखिए बोलेंगे या फिर व, तो इसका कभी कभी उच्चारण में ये स्वर की भांति भी काम करता है। तो पूछ देगा एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बना है कि अर्ध स्वर किसे कहते हैं, तो अर्ध स्वर किसे कहते हैं, य और व को। फिर देखिए जो र होता है, आप खुद बोले र, बोले ना र, तो आपका क्या हो रहा है कि जीभ क्या हो रहा है, मुड़ रहा है ना, तो आपका जो र होता है या पूछ देता है कि लुंठित वर्ण किसे कहते हैं, तो र को। आपके एग्जाम में दे देगा डायरेक्टली क्वेश्चन बनाएगा कि लुंठित वर्ण किसे कहते हैं, तो उसमें दे देगा चारों ऑप्शन या व र ल, तो आपका क्या आ जाएगा, लुंठित वर्ण किसे कहते हैं, र। अब जो ल होता है इसे हम पार्श्विक वर्ण या पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। इतना क्लियर हो गया कि पूछ देगा अर्ध स्वर किसे कहते हैं, तो आपका य व आ जाएगा, और फिर लुंठित वर्ण आपका क्या आ जाएगा, र, फिर पार्श्विक वर्ण आपका ल। फिर आपका देखते हैं कि जो एक उच्छिष्ट या द्विगुणी व्यंजन, जानते हैं कि आपको पता है कि पहले बताया था कि ड ढ को आपको क्या कहते हैं, उच्छिष्ट या द्विगुणी व्यंजन। आपका जानते हैं जो ड होता है वो अघोष और अल्प प्राण, जो ड होता है वो अघोष या अल्प प्राण, और ढ होता है वो सघोष और महाप्राण। अब आप लोग सोचेंगे कि ये ड और ढ का प्रयोग कहाँ पे होता है ना, जैसे हम लोग लिखते हैं लड़का ना, लकड़ी लिखते हैं, जैसे हम लोग लड़का लिखेंगे इसमें जो आता है ड, यही होता है द्विगुणी व्यंजन, या फिर लकड़ी जो भी आता है तो यही इसका प्रयोग यहीं पे होता है। और जानते रहे इसका प्रयोग, इसका जो साक्ष्य होता है संस्कृत में नहीं मिला, इसका जन्म हिंदी से हुआ है। और फिर जानते रहे आपका ड जो होता है यह अघोष और अल्प प्राण, देखिए अघोष और अल्प प्राण, अ के साथ अ मतलब अघोष और अल्प प्राण, और फिर आपका ढ जो बचा सघोष और महाप्राण। ना क्लियर हो गया, अघोष और सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण। फिर देखते रहिएगा जो आपके आते हैं, जो आपका जो च होता है, जो च आपको पता है कि ये क्या होता है, क से लेकर म तक आपका स्पर्श व्यंजन होता है, लेकिन जो च होता है, छ वर्ग को कुछ विद्वानों ने एग्जाम में बना है कि च, या फिर एग्जाम में पूछ देगा छ वर्ग क्या है, तो जानते रहिए कुछ विद्वानों ने इसको स्पर्श के साथ संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। जो च वर्ग है, च छ ज झ य, इसका आपका स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अभी देखिए आपका जैसे कि आलो बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, किसको बड़का स कहते हैं, उसको खटकोड़वा स, इसको छोटका स ना, आलो बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। लेकिन जानते रहिएगा आज आप वो लोग बदल लीजिए, देखिए जो आपका ये स होता है बड़का स ना, उसका उच्चारण स्थान तालु से होता है, तो इसको आप लोग आज से बुलाएंगे तालव्य स। कैसे, कौन सा स, तालव्य स। जब देखिए आप तालव्य स बुलाएंगे तो आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि जो तालव्य स होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, इस स का तालु होता है। अब फिर जानते रहिएगा ये जो स होता है, जो जिसे आप बोलते हैं खटकोट स या षटकोट स, इसको आप लोग बुलाएंगे क्या, मूर्धन्य स। इस स का उच्चारण क्या होता है, मूर्धा से। अब फिर जो ये स होता है इसको किसके कहते हैं, दंती स, मतलब इसका उच्चारण क्या होता है, दंत से। और ह, जो ह बोलेंगे इसका उच्चारण क्या होता है, कंठ से। और जानते हैं कि ये सब आपके जो संघर्षी व्यंजन होते हैं ये अघोष और महाप्राण होते हैं। आपको ये भी क्लियर कर दिए। और फिर जानते रहेगा आपका ये क्लियर हो गया, उसमें व्यंजन उच्चारण स्थान इसको क्या कहते हैं, तालव्य स, इसको मूर्धन्य स, और इसको दंती स। ह का उच्चारण स्थान कंठ। देखिए हम आपके इस पार्ट में आपके व्यंजन के बारे में, मतलब व्यंजन कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन, उसमें या संघर्षी व्यंजन, उच्छिष्ट, फिर घोषत्व के आधार पे अघोष और सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण, इसके बारे में मैं बताया। लेकिन आपका एक टॉपिक बचता है उच्चारण स्थान, कि हम अभी नहीं बताया कि क का उच्चारण स्थान कहाँ होता है या फिर च वर्ग का, तो इसके उच्चारण स्थान को मैं एक अलग सा पार्ट लेकर आऊंगी, जिसमें आपको बहुत अच्छा ट्रिक के साथ उसमें समझाएंगे कि आपका मतलब 2 मिनट में अगर उसको अच्छे से आप लोग देख लेंगे तो 2 मिनट में आपका उच्चारण स्थान स्वर से लेकर व्यंजन तक आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी आपका जो व्यंजन का टॉपिक था आप यहीं पे समाप्त होता है, और फिर मैं अगले पार्ट में आपको उच्चारण स्थान से अगला वीडियो लेकर आऊंगी। अगर आप और फिर
ये जो आपका जो व्यंजन वाला पार्ट है, इसको आप लोग देखिए नोट्स बनाते चलिए। मैं ऐसे ही लिखा रही हूँ कि आपको नोट्स बनाने की अलग से जरूरत नहीं है। अगर आप ये बना लेंगे, अगला पार्ट स्वर का, ये व्यंजन का, यही बना लेंगे, एग्जाम में यही से क्वेश्चन बनता है। इसके लिए अलग से कोई जरूरत नहीं है, यही से आप इसको नोट से बना सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।